नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पांडे। आप सभी का स्वागत है वन स्टॉप करंट अफेयर्स के स्पेशल शो में। आज हमारी स्टोरी है दोस्तों कि एफएटीएफ की तलवार कैसे अभी तक पाकिस्तान के गर्दन पर लटक रही है। क्या क्या, क्यों अभी भी पाकिस्तान को एफएटीएफ से वरी करना चाहिए और भारत को आखिर पाकिस्तान के एफएटीएफ में रहने से क्या हासिल होगा, इस स्टोरी पे हम बात करेंगे। ये बेसिकली क्या स्टोरी है, इसका पूरा पर्सपेक्टिव क्या है, क्या पहलू है, क्यों आखिर ये स्टोरी आई है हम सबके सामने, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, रोज़ की तरह जैसे मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ हमारे इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर से। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि एफ की कई सब्सिडरी बॉडीज़ भी हैं। टोटल मिला के एफ में लगभग 39 मेंबर्स हैं और उसके कई और अंग भी हैं। राइट, तो उसमें जो एक उसका बॉडी है, जो सब्सिडरी बॉडी है, उसे हम कहते हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो इस रीजन का है। इंडिया इस एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी मेंबर है और वो एफ का भी मेंबर है। एफ दोस्तों, जो उसकी फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। बेसिकली ये उन मुल्कों पे नज़र रखता है जहाँ पे ये टेरर फाइनेंसिंग होती है, जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिससे ये जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों, उन सबको बढ़ावा मिलता है। तो उन कंट्रीज़ पे ये नज़र रखते हैं। अगर वो उन कंट्रीज़ को ये रिकमेंडेशंस देते हैं, कंप्लाइंसेस के लिए बोलते हैं उन रिकमेंडेशन की। अगर वो उन रिकमेंडेशंस पे कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक्शन होता है। अब पाकिस्तान क्या है दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 3 साल से लगभग वो इस ग्रे लिस्ट का पार्ट है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दो लिस्ट हैं दोस्तों, दो। देर आर टू लिस्ट देयर, विच इज़ ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। हम दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या है ये और क्या होता है इसमें जब आप इन दोनों लिस्टों में आ जाते हैं तो उससे आपके क्या लॉसेस होते हैं। राइट, और तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ दोस्तों कि जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, उसने पाकिस्तान को अभी इनहेंस्ड फॉलो अप स्टेटस में ही रखा है। राइट, या उसको रखने के पीछे की रीज़न क्या है, क्योंकि अभी भी जो कंप्लाइंसेस, अभी भी जो आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं की हैं पाकिस्तान के द्वारा, वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं की गई हैं। अगर सच्चाई देखी जाए तो दोस्तों, पाकिस्तान ने टोटल 40 में से 40 टेक्निकल रिकमेंडेशंस में से 21 में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखाई है। राइट दोस्तों, और पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एफ की ग्रे लिस्ट में वो जून 2018 से लगातार बरकरार है। पाकिस्तान का जो स्टेटस है दोस्तों, वो फुली कंप्लाइंट वो है विद 7 रिकमेंडेशंस में उसने फुली कंप्लाइंट किया है। और जहाँ तक बात है 24 और रिकमेंडेशंस जो हैं 41 में से दोस्तों, 40 रिकमेंडेशंस में से 7 में उसने फुली कंप्लायंस किया है। राइट, यानी वो उसने पूरी तरीके से वो 7 रिकमेंडेशंस मानी है। और जहाँ तक अब बात करें बाकी 24 की, तो उसमें वो लार्जली कंप्लायंट है। मतलब उसने ज़्यादातर डिमांड जो उसमें माननी थी वो मान ली हैं, लेकिन अभी भी पूरी हद तक मतलब उसने एक तरीके से वो सारी डिमांड्स एग्जैक्टली नहीं मानी है। राइट, तो जब तक वो फुल तरीके से नहीं मानते हैं तब तक वो इस एफ की ग्रे लिस्ट से भी बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट के बेसिस पे ये एपीजी ने ये बात रखी है, उनको एनहांस फॉलो अप स्टेटस में डाला है। राइट, अच्छा देखिए, पहले क्या था कि ये एनहांस्ड एक्सपीडाइटेड स्टेटस में थे, ये वहाँ पे थे, वहाँ से ये अब मूव किए गए हैं फॉलो अप में। यानी पहले जो ये पाकिस्तान के ऊपर जो तलवार थी दोस्तों, वो ज़्यादा गंभीर थी। वो ज़्यादा परेशान थे, ज़्यादा इसलिए चिंतित थे क्योंकि उनके ऊपर अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये कंप्लाइंसेस पूरे ना करते वो, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। और पहले उनको रखा गया था एनहांस्ड एक्सपीडाइटेड लिस्ट में, जहाँ पे मतलब ये मान लीजिए कि उनके ऊपर कड़ी नज़र थी इस बॉडी की। और ये देखिए दोस्तों, ये बात है, अभी पाकिस्तान पिछले पिछले 3 साल से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी मूवमेंट हुई है। उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग बॉडीज़ क्रिएट की हैं, जिससे टेररिस्ट और काफ़ी लोगों को उसमें उन्होंने जेल की सज़ा भी दी है। जैसे पहले हाफिज़ मोहम्मद सईद जो 26/11 के मास्टरमाइंड थे,
उनको कभी सज़ा मिली नहीं। लेकिन ये जब से एफएटीएफ की तलवार इन लोगों के ऊपर लटकी है दोस्तों, तब से ये सारे जितने भी टेररिस्ट आका हैं, ये लश्कर ए तोयबा के, जैश ए मोहम्मद के, जमात उद दावा के, इन सब लोगों को पाकिस्तान को मजबूरन अंदर डालना पड़ रहा है। हाफिज सईद को अगर देखा जाए तो उनको 11 साल की जेल हुई है दोस्तों, राइट। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि वहाँ की लीडरशिप को और वहाँ की मिलिट्री को बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन मजबूरी बन गई है उनकी ये चीज़ करने की, क्योंकि इस तरीके से इस वजह से इनके ऊपर ग्लोबल बहुत प्रेशर है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा लचर है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब एक इकोनॉमिक कंडीशन लचर होती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, एक रेस्टलेसनेस बढ़ती है, एक डिस्ट्रेस बढ़ता है। जब वो डिस्ट्रेस बढ़ता है, इवेंचुअली इट कैन ब्रेक इनटू अ प्रोटेस्ट, लार्ज स्केल एजिटेशन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो पाकिस्तान की मिलिट्री की हेजमनी है बेसिकली, वो हो सकता है इस वजह से चली जाए। तो पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूर हुआ है अपने तौर तरीकों को बदलने के लिए। वो चाहता नहीं है। जहाँ तक बात है, अगर आप देखें तो कश्मीर पे भी फुल तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो फुल तरीके से निकल के नहीं आ पाया। 2019 में जब भारत ने कश्मीर का जो स्टेटस था वो चेंज किया, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, क्यों नहीं आ पाया? उसका यही रीज़न है दोस्तों। या फिर वो जो मुजाहिदीन अपने यहाँ से भेजते थे वो नहीं भेज पाए। उसके भी कई रीजंस ये हैं, क्योंकि ग्लोबली उनके ऊपर जो नज़र थी लोगों की वो बहुत ज़्यादा थी। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ दोस्तों, और उसके बाद जब पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट जमात उद दावा ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा लोगों का। ग्लोबल एजेंसीज जो थी वो पाकिस्तान के पीछे पड़ गई। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि वो एक्शन ले सभी लोगों के खिलाफ, अगर वो नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है उनके लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का जो इस समय रुतबा है ग्लोबली वो बहुत बढ़ रहा है। इंडिया जो है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट। और आने वाले समय में जहाँ तक बात ये कही जा रही है कि बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और वो बाय 2050 इट विल बी द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों को, यूएस को, चाइना को, सबको टक्कर देगा। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों, तो कोई भी मुल्क इंडिया को अपसेट नहीं करना चाहता है। ये सारी बातें हैं, राइट। तो अब बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या आखिर? ये चीज़ें ये कहाँ से बना, क्यों बना, क्या 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 चीज़ें इसके अंडर आती हैं, और क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? तो दोस्तों G7 समिट 1989 में पेरिस में जब हुआ था, तो वहाँ पे इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके पीछे की इस्टेब्लिशमेंट की कहानी क्या है दोस्तों? बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए ये एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ये G7 कंट्रीज़ के द्वारा। G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो G7 कंट्रीज़ वो हैं जो डेमोक्रेटिक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं। जैसे आपकी उसमें दोस्तों रशिया हो गई, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। सो ये जितने डेमोक्रेसीज़ हैं, यूके हो गया, ये जितनी इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं दोस्तों, इन लोगों ने मिल के बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। अच्छा, 1991-92 में दोस्तों इसमें लगभग 16 से 28 मेंबर्स हुए, और साल 2000 तक आते आते इसमें 31 मेंबर हो गए। लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल में आप बात करेंगे तो इसमें टोटल मिला के 39 मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो पेरिस में है। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये मेंबर्स की लिस्ट है, ये एफएटीएफ के ऑफिशियल पेज से मैंने लिया है, राइट। टोटल इसमें देखिए 37 मेंबर्स हैं, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों? तो वो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन के दोस्तों आपके जितने ये 28 मुल्क हो गए वो सारे के सारे हो गए। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में दोस्तों 6 मुल्क आते हैं। वो कौन से मुल्क हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। बहराइन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे मेम्बरान भी हो गए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमारा भारत भी यहाँ पे एक मेंबर है दोस्तों, राइट। अर्जेंटीना है, इसराइल है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ये सभी जितने भी मुल्क हैं दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउसेस बेसिकली आप इनको कह सकते हैं कि एक तरीके से या तो वो डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप्ड हैं। ये सारे मुल्क जो हैं दोस्तों ये एफएटीएफ का पार्ट हैं, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये है दोस्तों एफएटीएफ के ऑब्जर्वर्स कौन कौन है। तो इंडोनेशिया है। एफएटीएफ के एसोसिएट मेंबर्स कौन कौन है? जैसे
एशिया पैसिफिक ग्रुप की हमने बात करी दोस्तों, तो एपीजे ग्रुप जो जहाँ पे जिसका पार्ट पाकिस्तान है। अच्छा, एक कंफ्यूजन लोगों को होती है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान नहीं है, तो आखिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है, राइट। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान जो है वो पार्ट है एशिया पैसिफिक ग्रुप का। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक सब्सिडरी बॉडी है यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसका पार्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दिस एशिया पैसिफिक ग्रुप, राइट। सो उस इस ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाला, उन्होंने इसे ग्रे लिस्ट में भी डाला, राइट। तो उन्होंने इन्हें मजबूर किया है इन कंप्लाइंसेस को, इन रिकमेंडेशंस की कंप्लाइंसेस के लिए लगातार। और ये जो ग्रुप है दोस्तों, ये एफएटीएफ के पास अपनी सारी रिपोर्ट भेजती है पाकिस्तान के कंप्लाइंसेस की, और उसके हिसाब से जो एफएटीएफ है वो फैसला लेता है। जहाँ तक मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो पाकिस्तान क्यों जो एफएटीएफ है वो ब्लैकलिस्ट में नहीं गया, उसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि पाकिस्तान को हमेशा चाइना और टर्की बचाते आए हैं। चाइना एंड टर्की उनको बचाते चले गए हैं कि भाई देखिए ये सबसे बड़ा कारण है, आपको बचना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हैं। और वो हमेशा एक तरीके से पाकिस्तान को बचाते रहे हैं। उसकी जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं दोस्तों। आपको पता है कि चाइना जो है उसको वो इंडिया को एक तरीके से अपना एक राइवल के तौर पे देखता है, एक 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 कॉम्पिटिटर के तौर पे देखता है, और इसलिए वो लगातार इंडिया के लिए हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो पाकिस्तान को एज अ टूल यूज करता है इंडिया के खिलाफ। जहाँ तक बात है टर्की की दोस्तों, तो टर्की को बेसिकली अपने जो खैलिफेट, अपना जो पुराना एक ऑटोमन एम्पायर, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उनको जो ऑटोमन एम्पायर का जो उनका वो पुराना विजन है वो लिव करना है। तो उसलिए वो एक तरीके से वो जो पूरा अपना एक खैलिफेट टाइप का एक वो इमेज जो क्रिएट करना चाहते हैं कि मतलब मैं इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे पावरफुल लीडर बनूं और मैं एक ऑटोमन एम्पायर जो उसकी लॉस्ट ग्लोरी है उसको दोबारा हासिल करूं। तो इसलिए वो पाकिस्तान को हमेशा मिला के रखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से दोस्तों आपको पता ही है कि वो एक इस्लामिक नेशन है। वहाँ से जो रेडिकलाइजेशन है वो दुनिया भर में बहुचर्चित है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान ने पिछले साल ही एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाई हमारे पास तो 30 से 40 हज़ार एक्टिव मिलिटेंट्स हैं। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है दोस्तों वो ऑपरेट करता है। इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं, उन किताबों के बारे में भी मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। लेकिन अभी आपकी यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं ये मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली चाइना और टर्की ने और मलेशिया भी दोस्तों, इसने लगातार पाकिस्तान को इस ग्रुप में बचाया है ब्लैकलिस्ट होने से, राइट। अब चलते हैं तो बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, राइट। एक ऐसा लीगल रेगुलेटरी सिस्टम बनाना है कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और दुनिया के मुल्कों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है दोस्तों? तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है मतलब मनी, एक तरीके से पैसे का जो गलत आप उसको समझ सकते हैं कि आपने 500 रुपये की सामान लिया और उसको आपने अपनी चेकबुक पे 5,000 रुपये दिखाया, तो बाकी सब जो पैसा है वो आपका एक तरीके से ब्लैक मनी है और उसको आप दुनिया भर में घुमा रहे हैं, राइट। तो उस वजह से क्या होता है दोस्तों, उससे कई इलीगल एक्ट्स में उसमें मदद मिलती है। आप आतंकवादी संगठन जो होते हैं उससे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदते हैं, राइट। टेररिस्ट फाइनेंसिंग दोस्तों, ये साल 2001 में एफएटीएफ का पार्ट बनाया गया कि टेरर फाइनेंसिंग को भी एफएटीएफ डील करेगा। क्यों डील करेगा दोस्तों और ये क्यों लाया गया था? तो ऑफ कोर्स अंकल सैम इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। 2001 में अंकल सैम को पहली बार रियलाइज हुआ था कि दुनिया में टेररिस्ट होते हैं, राइट। और जब उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, जब अलकायदा ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उन्हें ये चीज़ हो गया कि भाई हाँ ये बात सही है कि टेररिस्ट होते हैं तो उनको भी फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं से मिलती है। तो इसलिए अब एफएटीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके एम्बिट में टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया, राइट दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी चीज़ है कि भाई देखिए वो कंट्रीज़ भी इस लिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं जो बेसिकली अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन्स हैं, एक तरीके से जो टेरर फंडिंग करते हैं पूरी, जैसे पाकिस्तान ही है दोस्तों कि वो टेरर फंड करता है। वो कई सारे टेररिस्ट को दोस्तों आप एक तरीके से समझिए वो पेंशन देता है, यहाँ तक कि हाफिज सईद को और जमात दावा के चीफ को, ये सैयद सलाउद्दीन, इन लोगों को ये पेंशन देने का काम करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है दोस्तों कि यूएन में इन लोगों ने इन ब्लैकलिस्टेड टेररिस्ट के लिए जाके ये कहा था कि भाई आप इन
कि इनकी थोड़ा सा रहम करें ताकि हम इनको पेंशन दे सकें। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि क्या हाल है उस स्टेट का, राइट। दीज कंट्रीज आर नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। बेसिकली जो कंट्रीज इन एफ की रिकमेंडेशंस को कंप्लायंस नहीं करता है उनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज कहा जाता है और उनको ब्लैक लिस्ट में उठा के डाल दिया जाता है। अब ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, ये उससे क्या क्या नुकसान होगा एक कंट्री का, तो दोस्तों पहले हम ग्रे लिस्ट को समझते हैं फिर हम ब्लैक लिस्ट को समझेंगे, राइट। सो बेसिकली ब्लैक लिस्ट के बारे में यहाँ पे बताया, तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जब ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री आ जाता है तो उसके साथ दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ट्रेड करना बंद कर देते हैं, कंट्रीज ट्रेड करना बंद कर देते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आनी बंद हो जाती हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऐसे कंट्रीज जो हैं दोस्तों वो लोन देना बंद कर देते हैं, राइट। सो इस समय एफ की ब्लैक लिस्ट में कौन से दो कंट्रीज हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं तो नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये दो कंट्रीज हैं दोस्तों जो इस समय एफ की ब्लैक लिस्ट में हैं, राइट। अब हम ग्रे लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ग्रे लिस्ट एक तरीके से वार्निंग है कि भाई सुधर जाओ वरना हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, राइट। और इससे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सेम चीज़ें हैं दोस्तों। जो ऑलरेडी जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही शैम्बल्स में है और इससे ज़्यादा जब उनको ये एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि दे ऑलवेज गो एंड सीक लोन एंड डिमांड लोन फ्रॉम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो बेसिकली पिछले 3 सालों से उन्हें लोन्स मिलने बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ देयर actions and because of their funding to terror organizations relentlessly, right? Overall reduction in international trade meaning international boycott, basically एक तरीके से international boycott झेलना पड़ता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। सो दोस्तों ये था हमारा आज का स्पेशल एडिशन वन स्टॉप करंट अफेयर्स में। आई होप आप सबको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पे हमारे शो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, राइट दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वन स्टॉप करंट अफेयर्स का ये स्पेशल शो। धन्यवाद, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी ही। थैंक यू सो मच, दिस इज राहुल पांडे साइनिंग ऑफ।